नमस्कार, हमारा नाम एकता तिवारी और रउआ का नमस्ते, हमार नाम है भीमसेन सिंह उज्ज्वल, साहित्य, संगीत और सिनेमा का एगो छोटा-सा विद्यार्थी। क्या बात है। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, हमारे शब्दों में अनेकता एकता संघ में, साहित्य गैलरी में, साहित्य संगी में, एकता तिवारी स्टूडियो और एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी में। वाह! क्या बात बा! एकदम रावस गर्दा मचा दिया। और आज की हमारी जो विशेष चर्चा परिचर्चा बातचीत है वो एक इंस्टीट्यूट के बारे में है। वाह! हाँ, बिल्कुल। इंस्टीट्यूट से मेरा मतलब चार दीवारी, एक छत, कुछ बेंचें, एक बोर्ड, एक पंखा और बहुत सारे स्टूडेंट और एक टीचर। वैसा नहीं। इंस्टीट्यूट से मेरा मतलब है एक जीता जागता इंस्टीट्यूट, हार्ट मास से बना हुआ व्यक्ति, एक व्यक्ति। ऑफ एक कोर्स, चलता-फिरता एक इंस्टीट्यूट, एग्जैक्टली संस्थान। वाह! एग्जैक्टली। संस्थान इंसान कब बनता है? जब उसने अपनी लाइफ की जर्नी में इतने सारे उतार चढ़ाव देखे हो, हुँ, पर्सनली, प्रोफेशनली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, और फिर उन सब से लड़ते हुए, जूझते हुए अपने आप को इवॉल्व किया हो, ना कि हार मानी हो, ना कि थक के बैठा हो, ना कि अपना बोरिया बिस्तर उठा करके लौटा हो। वाह! ऐसे ही व्यक्तित्व को हम कह सकते हैं जीता जागता इंस्टीट्यूट, वाह! जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एज इन ड्रामा स्टूडेंट, एज इन सिनेमा स्टूडेंट, एज इन ह्यूमन, इतना कुछ सीख सकते हैं जो हमें किसी स्कूल की, किसी कॉलेज की, दुनिया की किसी वेद पुराण या किसी किताब में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। इस तरह के व्यक्तित्व आपको एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन देते हैं, हुँ, लाइफ में डायरेक्शंस देते हैं, न्यू लॉ बनाते हैं जिनको आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ साइंटिफिक लोग या साइंटिस्ट लोग ही लॉ नहीं बना सकते, या सिर्फ फिजिक्स में ही लॉज नहीं होते हैं, न्यूटन वाले या क्वांटम हुँ, फिजिक्स वाले। लाइफ में रियल जो इक्वेशंस होती हैं, रियल लॉज जो होते हैं जिन्हें अप्लाई करने की जरूरत होती है, वो इसी तरह के व्यक्तित्व जब हम एज ए ऑब्जर्वर उन्हें देखें तो हम सीख सकते हैं। किसी किताब की जरूरत नहीं है, बस उसे दिल से देख लीजिए, सुन लीजिए और अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिए। बाय द वे, मुझे लगता है ये थोड़ी-सी हमने जिस तरह से शुरुआत की थी पॉडकास्ट की, हुँ। उस तरीके से आपको कुछ कहना चाहिए। बिल्कुल सही फरमावत बाटी आप। जहाँ तक जौन बात अभी ना आप कहत रहली हैं, हुँ, हुँ। अगर वो बात के हम आगे बढ़ाई तो आप चूँकि इंदौर से आवेली, तो वहाँ के एगो बहुत ही मशहूर शायर जिनका नाम बा राहत इंदौरी, उन लिखले बाड़े कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं, वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है शिजरा मेरा, हुँ, इनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आज हम लोग यहाँ पे बैठ के जो बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि अभी आप अपनी बातचीत के प्रारंभिक दौर में बता रही थीं, जिस तरीके से आप भूमिका बना रही थीं, अगर उस भूमिका को आगे मैं बढ़ाऊँ तो कुछ मैं इस तरीके से कहना चाहता हूँ, बिना नाम बताए आप जान जाएँगे कि मैं किस व्यक्तित्व का बात कर रहा हूँ। किस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आज। हुँ, हुँ। एक इंसान जो एक बिल्कुल ही किसान परिवार, मध्यम वर्गीय किसान परिवार में 23 अप्रैल 1969 को बिहार चंपारण पश्चिमी के एक छोटे से गाँव बेलवा में जन्म होता है, जिसका अपनी छोटी-सी पढ़ाई-लिखाई करने के बाद लड़का दिल्ली पहुँचता है। वहाँ पे तमाम उतार-चढ़ाव उसके जीवन में, पढ़ाई-लिखाई जीवन में आते हैं। फिर वो लड़का दिल्ली से निकल के मुंबई आता है और मुंबई आने के बाद सफ़र आसान नहीं होता। इतना आसान बेलवा से निकल के दिल्ली का सफ़र था, उससे बोल सकते हैं कि बहुत ही कठिन दिल्ली से मुंबई का सफ़र था और मुंबई में रहने का सफ़र था। एक ऐसा लड़का जो जब दिल्ली पढ़ने गया, जिसे हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाम से आज जानते हैं, उस विद्यालय में उसने अपने दाखिले के लिए लगातार 3 बार प्रयास किया। बावजूद उसके भी उसका वहाँ पे नामांकन नहीं हो सका। लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। उन्होंने अपना साहस कभी डिगने नहीं दिया, उन्होंने कभी धैर्य का बाँध टूटने नहीं दिया और उन्होंने आदरणीय पैरी जॉन जी के साथ मिलके करीब 1 दशक 10 सालों तक थिएटर किया। जो बारीकियाँ वो एनएसडी में रहते हुए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहते हुए जो सीखना चाहते थे, जो वो नहीं जा पाए, नहीं कर पाए, ऐसे उनको एक गुरु मिले, जिनका नाम होता है बैरी जॉन, जिस नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो ऐसा उनको एक शिष्य मिलता है, एक चेला मिलता है, जिसकी उँगली पकड़ के वो उठाते हैं, उसको अभिनय की नई-नई बारीकियाँ सिखाते हैं, उसको ठोक-पीट के मजबूत बनाते हैं।
वो लड़का जब मुंबई आता है, मुंबई का सफ़र आसान नहीं है। ख़ासकर अगर हम बात करें भारतीय हिंदी सिनेमा की। ऐसा कहा जाता है कि जो भारतीय हिंदी सिनेमा है वो स्टार किड्स की उनकी विरासत नहीं है, बल्कि एक छोटे से शहर का बच्चा, एक गाँव से निकला हुआ बच्चा भी अगर उसके अंदर सपने देखने का जुनून है, उसके अंदर ताकत है, उसके हौसलों में बुलंदी है, वो उस मकाम को हासिल करता है और एक अपना बड़ा जीता-जागता नाम मुंबई शहर में बनाता है। अगर हम बात करें सत्या से लेके द फैमिली मैन तक की, अगर आपने सत्या देखी हो जो 1998 में आई थी, इसका एक बहुत ही फेमस संवाद है, मुंबई का किंग कौन? वीकू मात्रे। या तो हम बात कर रहे हैं आज मनोज बाजपेयी जी की। अगर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, तो जैसा कि आप अभी बता रही थी हमें कि एक संस्थान है आदरणीय मनोज बाजपेयी साहब, जिनकी अभी 2 दिन पहले एक हालिया फिल्म आई हुई है, जिसका नाम है गवर्नर। तो आप किस तरीके से मनोज बाजपेयी साहब के करियर को बेलवां से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके मुंबई के सफ़र को आप किस तरीके से देखती हैं और उनसे आप क्या सीखती हैं? बेहद इंटरेस्टिंग सवाल। और जैसा कि मैं खुद हमेशा कहती रहती हूँ और मुझे जानने वाले भी बहुत अच्छे से जानते हैं और अब दर्शक भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जब मैं बोलना शुरू करती हूँ रुकती नहीं तो है। रुकती ही नहीं हूँ। बेलवां से निकल के सीधे मुंबई आ जाती हैं आप। नहीं, बात सही है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। आपने जिस तरीके से उनकी जर्नी को डिफाइन किया है, बहुत ही ब्रीफ और स्वीट और क्रिस्पी थी। इसको मैं थोड़ा-सा अपने अंदाज़ में, जैसा मैं कहती हूँ, मैं थोड़ा-सा बिल्कुल। डिटेलिंग में चलती हूँ। तो ये जो किताब अभी आपके सामने रखी गई, मनोज बाजपेयी, कुछ पाने की ज़िद, और इसे प्योरली दिल से कंपाइल किया है पीयूष भाई ने, पीयूष पांडे। पांडे जी ने। वो उनके बहुत अच्छे मित्र। मित्र तो बाद में, लेकिन वो एक होता है ना फैन हो जाना किसी का, किसी व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति से तो आप बाद में परिचय होता है आपका, लेकिन किन्हीं और कारणों से। और मनोज जी का फैन होने के बहुत सारे कारण हैं मेरे पास भी, और आप सबके पास भी, और ऑफ कोर्स पीयूष भाई लाखों के, लोगों के पास। यस, पीयूष भाई के पास भी रहे होंगे। और उस फैन मोमेंट के बाद, उनकी कलाकारी से प्यार हो जाने के बाद, उस व्यक्ति को और गूढ़ तरीके से जानने की जो अंदर से लालसा है। अंदरूनी, हाँ, जोरदार जो इच्छा होती है, कितनी प्रगाढ़ रही होगी कि वो उनके साथ किस कदर जुड़े कि वो इस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर पाए, एक किताब के रूप में, एक एक प्योर उनकी लाइफ की जर्नी के रूप में। और ये जो कुछ पाने की जिद, ये टाइटल है, ये तो बहुत बोल्ड दिख रहा है मनोज बाजपेयी, लेकिन ये जो छोटा छोटा सा लिखा है, कुछ पाने की जिद, ये बनाती है इस किताब को महाग्रंथ। और आप और आपके और हमारे लिए, बेसिकली सिनेमा स्टूडेंट्स या किसी भी स्टूडेंट के लिए, सिर्फ सिनेमा या ड्रामा स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ के स्टूडेंट के लिए जिद मात्र घर से निकल के दिल्ली पहुंचने की नहीं थी, और दिल्ली से निकल के मुंबई पहुंचने की, और मुंबई में पहुंचकर एक मुकाम हासिल करने की नहीं थी। उनकी इस किताब में जितनी सारी जिदें हैं, उन सबको उन्होंने इतनी बखूबी पूरा किया है। मैं एक एक करके चलती हूँ। जैसा कि आपने बताया, बेलवा गांव में उनका जन्म हुआ। या प्राइमरी स्कूल तक की उनकी पढ़ाई, जैसा कि बाकी जगहों पे भी आप उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं कि एक छोटा सा स्कूल, पाठशाला जिसे कहते हैं, टाट की पट्टियां जिसपे वो बैठते थे, एक मास्टर जी होते थे, और छोटी छोटी गलतियों पे जिस तरह से बच्चों की पिटाई अब तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, उस समय तो होती ही रही होगी वो जिस तरह होती से ही थी। थी, जिस तरह से मनोज जी हम खुद, लोगों ने खाई है तो वो लोग तो उस समय तो पता नहीं, हमने तो इतनी नहीं खाई है। हमने क्लास 5वीं तक खाई है, उसके बाद तो समय बदल हमारी गया था। पनिशमेंट ऐसी नहीं होती थी, हमारी पनिशमेंट अलग होती थी। तो वेल, आते हैं मनोज जी पर। तो मनोज जी खुद अपने जो शब्दों में कहते हैं कि उसके बाद वो मिशनरी स्कूल, फिर उसके बाद बेतिया, बेतिया के बाद, और 6 भाई-बहनों का एक साथ पैरेलली बैक टू बैक, छोटे-बड़े ज़्यादा नहीं, सबकी एक साथ जर्नी चल रही थी। एक समृद्ध ग्रामीण परिवार, ब्राह्मण परिवार से उनका ताल्लुक है, जहाँ पर संस्कार कूट-कूट के भरे जाते हैं, और पर्टिकुलरली बिहार, जहाँ से वो आते हैं, उस प्रदेश में तो उस समय की कहानियाँ ही बहुत अलग किस्म की हैं, जहाँ पर हर छोटी-बड़ी चीज़ को बहुत तूल दिया जाता था। उसके बाद पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बन जाएँ। पढ़ाई में उनका एक बार तो उन्होंने, मतलब उनका मन रखने के लिए हामी भर रखी थी कि हाँ, मैं डॉक्टरी करूँगा। लेकिन जिस तरीके से एक एक होता है ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, जिस तरह से उनका इनर इंक्लिनेशन था,
एक्टिंग के प्रति, वो खुद कहते हैं, इसी किताब में चैप्टर वाइज चैप्टर लिखा हुआ है कि वो उन्हें विरासत में मिला है। और विरासत भी ऐसी कि पिताजी की भी एक जर्नी है छोटी सी, जिसमें कि उनके खुद के कॉलेज टाइम में एक ऐसा एक ग्रुप था जिनकी इस तरह की कमिटमेंट थी कि बस हर पिक्चर जो भी रिलीज होगी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा जाएगा। तो इस तरह से वो डीएनए में आया है। और जैसे जैसे वो सब बड़े होते गए भाई बहन, तो पूरे परिवार के साथ माता पिता बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाते थे जब भी फिल्म रिलीज होती थी। ये जर्नी गांव में भी रही, जब सब दिल्ली आ गए तब भी रही, और जब माता पिता गांव से शहर नहीं आ पाते थे तो मनोज जी की ड्यूटी होती थी अपने भाई बहनों को ले जाकर के पिक्चर दिखाने की। ये मैं अलग अलग चैप्टर से कंपाइल करके आपको बताती जा रही हूँ, क्योंकि इस किताब को जिस खूबसूरती से पीयूष भाई ने कंपाइल किया है ना, आप जब पढ़ते हैं तो वो ऐसे चलती है जैसे आप फिल्म देखते हैं फ्लैश कट में, एक सीन प्रेजेंट में चल रहा है और एक सीन कुछ साल पहले का फिर दिखाते हैं, फिर आगे हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, फिर फ्लैश कट पीछे का चलता है। तो इस तरह से इस बुक में कंपाइल किए गए हैं सारे चैप्टर्स। उसमें उनकी इनकी अपनी फैमिली, पापा की फैमिली, पापा के पापा की फैमिली और परदादा तक की फैमिली की जर्नी दिखाई है कि परदादा की फैमिली, वो भी 3 भाई कैसे आए यूपी से बिहार, ड्यू टू व्हाट सम रीजन, सम माइग्रेशन थिंग। बिहार आने के बाद कैसे यहाँ पर वो एस्टेब्लिश हुए, फिर उनकी मतलब पीढ़ी बीतने के बाद इनकी दादाजी की पीढ़ी के भी 3 भाई, और फिर इनके पिताजी फिर से 3, और फिर इनकी वाली पीढ़ी, मतलब वो 4 पीढ़ियों की जर्नी इनिशियल 2 एपिसोड में, एपिसोड कह रही हूँ 2 चैप्टर में कंपाइल की गई है बड़ी खूबसूरती से, बहुत डिटेलिंग में। माता जी का जो हिटलरपन, जो आदर्शवाद, जो डिसिप्लिन लाइफ में रहा, वो डीएनए में इनके पास आया। पिताजी का कलाकारी और नाटक के और एक्टिंग के प्रति, और इनके खुद के शब्द हैं मनोज जी के कि पिताजी बहुत ही शांत, डिसेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर आपके मन में भाव आए कि इंसान हो तो ऐसा। ऐसे उनके पिताजी के बारे में वो डिफाइन करते हैं। माता जी को टोटल ऑपोजिट, गुस्से वाली, डांटने फटकारने पनिशमेंट देने वाली और टोटल डिसिप्लिन में रहने और रखने वाली, मतलब हिटलर। तो ये 2 तरह के डीएनए इनके भीतर इस तरीके से आए हैं, जिसके वजह से इन्होंने बहुत सारी अपनी लाइफ की जंग जीती है। लेकिन उनके अपने बात कहने का जो तरीका है, मनोज जी का, वो कहते हैं कि माता जी के ज़्यादा गुण हैं, वो गुस्सा, जिसके कारण उन्होंने अपने लाइफ में बहुत जगह नुकसान झेला है। गुस्सा, उन्होंने पता ही नहीं चलता था कि इस गुस्से को मैं किस डायरेक्शन में कैसे कंट्रोल करूँ। उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे प्रोफेशनल ड्रॉबैक्स हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से गए, बहुत सारे रिश्ते, खास रिश्ते समय पे छूटते चले गए। और उस समय पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तब तक यही नहीं समझ में आया था ना कि अच्छा मेरे अंदर ये एक गुस्से वाला जो मैटर है, इसको ट्यूनिंग करने की जरूरत है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। आफ्टर अ पॉइंट, आई थिंक अ डेकेड बैक, मोर देन डेकेड, ही रियलाइज्ड दैट एंड ही वर्कड ऑन इट। उन्होंने कैसे उस पे कंट्रोल पाया है, उसके बहुत सारे तरीके उन्होंने बताए हैं कि उन्होंने अपने आप को योगा में डाला, प्राणायाम में डाला, रूटीन को एक सिस्टम में डाला। नॉनवेज उन्होंने बहुत, जिसके बहुत शौकीन अपने आप को कहते थे, बताते हैं, आज भी वो बताते हैं, उसको बहुत कट ऑफ किया, और भी बहुत सारी चीज़ों को कट ऑफ किया अपनी लाइफ से, बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ को काफ़ी अरसे से अब वो जी रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वो एंगर वाला इश्यू कंट्रोल किया है, और उससे उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हुए हैं, हमेशा से ही थे, बट अब जो है, अब उनको अपने शब्दों में वो बहुत साफ तौर पे कह सकते हैं कि अब मैं स्पिरिचुअल हूँ उस मामले में कि अब मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, जो पहले मुझे इफ़ेक्ट किया करती थी और एक्सट्रीम लेवल पे इफ़ेक्ट किया करती थी। तब मैं ये भी नहीं देखता था कि मेरे क्या कह देने से क्या हो जाएगा, अब वो बड़े शांत रहते हैं। उनकी जर्नी दिल्ली आने तक की भी आसान नहीं थी। दिल्ली पहुँचने में भी उनके बचपन के बहुत खास दोस्तों का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है, क्योंकि जैसा कि परिवार इतना बड़ा था, खेती खलिहानी वाला परिवार था, गाँव का परिवेश था, तो कमाई पैसों में तो उतनी नहीं थी ना। बाकी सब चीज़ में आप बहुत ज़्यादा समृद्ध हो, लेकिन पैसा तो उस समय में भी मतलब शॉर्ट ही रहता होगा ना। तो पिताजी के तो साफ शब्द थे कि भाई जो करना है लिमिटेड ही मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे चलते हुए दिल्ली की जर्नी उनकी हो गई बहुत टफ। बहुत उन्होंने ड्रामा खेला है अपने आप को जहाँ लाना था वहाँ तक लाने की जर्नी में। पहले पिताजी को जो सांत्वना दे रखी थी मैं डॉक्टरेट पढ़ूँगा, फिर उन्हें समझ में आया मैं ये तो नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे एनएसडी जाना है, तो दिल्ली कैसे पहुँचूँ?
तब वो कहते हैं कि अब डॉक्टरी का प्लान कैंसिल, अब मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, क्योंकि डीआर लगाने से क्या होगा, डीएम लगाते हैं ना। तो पिताजी ने कहा हाँ वो भी बुरा नहीं है, डीएम ही वन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज अ बिग थिंग ना। उसके लिए भी तो वो उस बात के लिए भी अपने छोटे बच्चों को यानी कि भाई बहनों को ज्ञान देते थे पिताजी की, देखो इसको अभी से पता है कि इसे आगे क्या करना, तुम लोगों को तो साला कुछ पता ही नहीं है। हम्म, उनके भाई बहन भी बहुत सारी इंटरव्यूज उनके यहाँ कोटेशंस हैं कि वो दोनों तरफा, मतलब गुस्सा आया तो बहुत गुस्सा आया, और अदरवाइज बहुत शांत और शायर किस्म के मनोज जी का बचपन बताया, मतलब दोनों तरफ से बता रहे हैं। बड़ी बहन कहती हैं कि मनोज और सनोज दोनों भाई मुझे परेशान करने के लिए, मतलब मैं थोड़ा भी आराम करने जाती थी तो मेरा तकिया और चादर तक खींच के भाग जाते थे कि हम तुम्हें सोने नहीं देंगे, और अगर तुमने शोर मचाया माता मम्मी को बताने के लिए तो हम कहेंगे कि दीदी ने हमें मारा है। तो इस तरीके के मस्तीखोर भी वो दिखाए हैं, मतलब है रहे हैं जीवन में। जिस दोस्त के जरिए वो दिल्ली पहुंचे हैं उसने साफ साफ कह दिया था भाई, जिसको उसने जो दोस्त आ रहा था दिल्ली, तो उससे कहा कि मुझे भी ले चल, तो वो दोस्त ने कहा भाई चल ले, बट अपना टिकट और बाकी खर्चा अपना खुद देखना पड़ेगा, वो मैं नहीं करूंगा। तो इन्होंने तब जाकर पिताजी से इन्होंने कहा था ये वाली बात कि मुझे अब यूपीएससी की तैयारी करनी है। ऐसे करके वो पहुंचे दिल्ली, और वहां पर एडमिशन हुआ दूसरे कॉलेज में, जिसमें चाहते थे उसमें नहीं हुआ, जिसमें हुआ वहां पर भी सिर्फ एडमिशन हुआ, पढ़ने में मन नहीं लगता था, भागते थे पूरा वनडे हाउस में एनएसडी की तैयारी के चक्कर में, कहाँ पर ग्रुप में काम ये वो सब करते। दिल्ली में पहुंचकर सबसे पहले जिसे कहते हैं टीचर का मिल जाना एक्टिंग के लिए, वो किसी ग्रुप के अंदर एडमिशन नहीं लिया या किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हुए। दिल्ली पहुंचने के बाद जो पहले एक्टिंग गुरु उनके रहे, उनका नाम है शमशुल इस्लाम, जिनका के निशांत रंगमंच नामक एक ग्रुप हुआ करता था, और वो खुद प्रोफेसर थे, जिस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था वहां पे वो प्रोफेसर थे। ये उनका रंगमंच था जहां पर बच्चे आते थे, जहां पर वो उन्हें बाकी लैंग्वेजेस से भी इंट्रोड्यूस करवाते थे, बाकी दुनिया में और क्या लिटरेचर है उससे भी इंट्रोड्यूस करवाते थे, एक्टिंग के सारे गुर सिखाते थे। उनके साथ निशांत ग्रुप में मनोज जी ने 3 साल दिए, और उसी ग्रुप में रहकर शमशूल सर ने ही उनको गोरकी, चेखव, फ्रेंच, मतलब एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, और कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है उसकी भी जानकारी उनको उसी ग्रुप के थ्रू मिली, या शमशूल सर के थ्रू मिली। अब जो एक और बहुत बड़ी दुविधा थी, बिहार ऊपर से छोटा से गांव से, हिंदी भाषी बेल्ट होने का मतलब ये नहीं कि हमारी हिंदी बहुत अच्छी थी, क्योंकि हर जगह की अपनी एक एक्सेंट होती है, एक भाषा का तरीका होता है, बातचीत करने का तरीका होता है, और भी बाकी चीजों के भी अपने एक तरीके होते हैं। जस्ट बिकॉज मनोज जी अवेयर थे इन चीजों को लेकर कि भाई मुझे जो करना है वहां पर साफ जुबान का होना बहुत जरूरी है, स्पेशली अपनी खुद की जुबान, तो उन्होंने अपनी हिंदी पर काम किया। दूसरी दुविधा, अब चूंकि वो छोटे गांव के हिस्सा नहीं है, वो वहां से निकल के बड़े शहर में आए हैं, और उस बड़े शहर से भी एक और माया नगरी, बड़े शहर में बड़ी दुनिया का सपना, अपने जीवन में एकमात्र सपना लेकर के वो बढ़ रहे हैं, तो उन्हें उस डेकोरम को भी मेंटेन करने के लिए एक और भाषा पे कमांड करना है, दैट इज इंग्लिश। जिससे मतलब वहां पर स्कूल में क्या ही, मुझे नहीं लगता कि किस तरह की उस वक्त टीचर्स होते होंगे, वो किस तरह का इंग्लिश पढ़ाते होंगे, वहां के टीचर बिहारी इंग्लिश ही पढ़ाते होंगे मुझे लगता है। तो उन्होंने उसको भी अपनी पकड़ में वहीं पर सब कुछ सीखा दिल्ली में। उसके बाद पैरेलली उनकी तैयारी, वो अपने आप को रगड़ रहे थे हर तरीके से, एकमात्र उनका सपना था कि किसी भी तरीके से मेरा एडमिशन हो जाए। हर साल वो फॉर्म भरते थे, 3 साल लगातार फॉर्म भरा, और जब आप लगातार उसी माहौल में जी रहे होते हो तो सभी लोग आपको जानने लगते हैं, वो फिर टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, आपके दोस्त बन जाते हैं। और जितने भी दिल्ली से लोग हैं या मंडी हाउस से कनेक्टेड लोग हैं, उन्हें पता है कि कितने ही सारे ग्रुप क्यों ना हो, वो इंटरकनेक्टेड है, जानते हैं एक दूसरे को, भले अलग अलग ग्रुप में काम कर रहे हो, लेकिन चाहे वो अलग अलग स्कूल्स में हो, लेकिन वो एक दूसरे को जानते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो सभी लोग कैसे ना कैसे दोस्त जो बने थे, उनके नीटेड सर्कल जो बना था, वो उन्हें अपने तरीके से अपने लेवल पे हेल्प करते रहते थे, क्योंकि पैसों की भी जरूरत है, घर से उतने पैसे आते नहीं थे। मात्र 200 रुपए महीना उनके पिताजी भेजते थे, वो भी जब हो पाता था तो भेजते थे, अदरवाइज वो भी नहीं भेज पाते थे, तो जितना है उतने में ही चलाना है। तो ऐसे में दोस्त, तू ही मेरा सहारा, भगवान का रूप है दोस्त। तो आज इस दोस्त ने ये कर दिया, कल उस दोस्त ने वो कर दिया, इस तरीके से उनका दिल्ली का भी संघर्ष चलता रहा रोजमर्रा के जीवन में।
यहाँ पर एक और भगवान जीवन में एंटर करते हैं, जिनका नाम है बैरी जॉन। बैरी जॉन सर के साथ उनकी मुलाकात कैसे हुई? रघुवीर यादव जी उनके साथ एक प्ले कर रहे थे, बगदाद का गुलाम। उस प्ले में मेन लीड तो ऑफ कोर्स रघु भाई थे, लेकिन उसमें बाकी कास्ट जो होनी थी वो वर्कशॉप के थ्रू होनी थी। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब आप वहां पर मंडी हाउस में किसी भी ग्रुप में काम कर रहे हो, अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, सब एक दूसरे को जानते ही हैं। और जिस तरह से मनोज भाई अपने ऊपर काम कर रहे थे शमशूल मतलब जी के साथ, उनके ग्रुप में, निशांत ग्रुप में, तो शोज तो हो ही रहे थे ना, काम तो दिख ही रहा था। तो रघु भाई ने मनोज भाई को बोला कि भाई तुम वहां आओ, वर्कशॉप अटेंड करो, और वहां पर जो ऑडिशन होगा उस वर्कशॉप के थ्रू उसमें देखते हैं तुम्हारा हो सकता हो। मैंने बात कर रखी है, ये इन्फॉर्मेशन वहां तक गई, और ये मनोज भाई ने वो वर्कशॉप अटेंड की, और उसी वर्कशॉप में ये जादू हुआ कि बैरी जॉन सर ने, होता है ना, जौहरी को ही परख होती है हीरे की, तो उस जौहरी ने तो बहुत सारे हीरे तराशे हैं, जिन्हें हम कहते हैं बैरी जॉन सर। तो उनकी नजर मनोज भाई पे पड़ी, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किरदार मनोज भाई को उस वर्कशॉप के थ्रू मिला। और उसी वर्कशॉप में शाहरुख खान जी भी थे, और शाहरुख खान जी ने प्रिंस का उसमें किरदार किया था। अब वहां पर भी देखिए, उस ग्रुप में बैरी जॉन सर क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, अब आप आते हैं पूरा हिंदी भाषी, और भी आप अकेले नहीं थे, और भी लोग थे, बट वहां भी दो ग्रुप बट गए, एक एलिट क्लास, जैसे हम कहते हैं, एक मास और एक क्लास। तो आप चाहो मत चाहो, वो अनजाने में थोड़ा सा डिस्टेंस रह ही जाता है, लेकिन चूंकि वो इतने बड़े जौहरी हैं, उनको तो ऑब्वियसली टीचर कहीं पे भी हो वो एक बार में भाप जाते हैं कि कुछ तो चल रहा है, क्या चल रहा है वो भी पता चल जाता है। तो उन्होंने उस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए गेम्स इन्वॉल्व किए, फुटबॉल। अब जब वहां पर वो कंपलसरी हो गया, वो जब प्रोसेस चला गेम वाला, तो उसके चलते सारे लोग मिक्स हुए, और वो मिक्स हुए तो फिर वो ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो गई कि उसकी प्रोडक्टिविटी नजर कहाँ पे आई? शो में। ऑब्वियसली रिलेशन तो ऑब्वियस, एक्टर्स के जब तक अच्छे नहीं होंगे तो वो आउटपुट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, फिर वो स्टेज हो चाहे टेलीविजन हो चाहे फिर सिनेमा हो चाहे वट, तो वहां पर एक्टर्स की जलिंग बहुत जरूरी है। तो ये करके यहाँ पर ये मैटर खत्म हुआ। स्टेज के बहुत सारे प्रोग्राम्स शोज हो चुके, तब बैरी जॉन सर ने मनोज भाई को एक ऑफर दिया कि भाई तुम मेरे पास मेरे असिस्टेंट हो जाओ, 1200 रुपये महीना में, और तुम्हारा प्रोफाइल ये रहेगा कि तुम वर्कशॉप्स मेरे असिस्टेंट असिस्टेंट रहोगे, बच्चों की वर्कशॉप्स लोगे, और बाकी जगहों पर भी जा करके वर्कशॉप्स लेंगे, वो सब करोगे। तो इन्होंने काफी लंबे समय तक बैरी जॉन सर के साथ यही सारी प्रोसेस में उनके साथ सीखते हुए उन्हें असिस्ट करते रहे, और वर्कशॉप, चिल्ड्रन वर्कशॉप्स लेते रहे। लेकिन हामी भरने से पहले उन्होंने बैरी जॉन सर से कहा कि सर मुझे तो एनएसडी में जाना ही जाना है। तब बैरी जॉन सर ने कहा तुम ऑलरेडी 3 बार ट्राई कर चुके हो, फोर्थ टाइम मत करो, तुम वहां जाकर जो सीखना चाहते हो उतना और उससे कई गुना ज्यादा मैं पर्सनली तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी इतना कुछ है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। और मैजिक देखिए, मैजिक इसी को कहते हैं, आप कहते हैं ना शिद्दत से जिस चीज को चाहो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की, हाँ लग जाती है, डेफिनेटली लग जाती है। मैं जम कट में चलती हूँ ऐसी जगह पे जहां पर मनोज भाई और ग्रुप में लोगों ने मिल करके एक प्ले बनाया, प्ले उठाने के लिए एक अच्छी कहानी खोज रहे थे। अब कहानी फ्रेश भी होनी चाहिए, हिटिंग भी होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए कोई मैसेज भी होना चाहिए। तो एक कहानी आई 2 पन्नों की, नेटुआ करके। वो बहुत अच्छे एक हिंदी साहित्य के लेखक हैं विजय दान देथा जी, उनकी ये कहानी है। करेक्ट। तो वो हंस पत्रिका में हंस उसमें छपी थी वो। तो उस 2 पन्नों की कहानी से उन्होंने पूरा प्ले गढ़ा, अकेले नहीं, ग्रुप में मिल करके। और फिर उसके बाद उस प्ले को जब खड़ा किया, तबाही मचा दी उस प्ले ने। पूरा दिल्ली ही नहीं, उनके बेलवा में, मतलब कितना इंटीरियर में, मतलब बिहार से मेरा मतलब पटना जैसे बड़े शहर तक नहीं, बेलवा तक पहुंच गई वो खबर। जो चीज वो अपने माता पिता से छुपा करके इतने सालों से कर रहे थे, मतलब नियर अबाउट 9-10 ईयर्स, वो पढ़ाई के नाम पर यहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामेटिक्स के की पढ़ाई कर रहे हैं, और अपने आप पे काम कर रहे हैं अपनी कलाकारी को मांझने के लिए, छुपा करके, वो भी अपने परिवार से। तो उस प्ले ने वो धमाल मचाया कि खबर छपते 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 वहां तक पहुंच गई कि फलाने लड़के ने फलानी नाटक में फलाना तबाही मचाई, मतलब अच्छा किया, बहुत, इतना अप्लॉज मिला। तो पिताजी ने एक चिट्ठी लिखी, तुम्हें क्या लगता है
मुझे नहीं पता था कि तुम्हें एक्टर बनना है, मुझे शुरू से पता था कि तुम वहां पर एक कलाकार बनने के लिए गए हो। ये सारी चीज जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इस वक्त, ये एक एक चीज मनोज भाई की खुद के शब्द हैं जो यहाँ पे पीयूष भाई ने बहुत अच्छे से कंपाइल किए हुए हैं। आप पढ़िएगा ये वाली किताब। और ये हमने जब अपना शेड्यूल किया था तब तो मतलब बहुत दिनों से हमारी शेड्यूल में थी ये वाला पॉडकास्ट। बहुत समय भी हो चुका है इस किताब को पढ़ के, बट तब से ही मुझे लग रहा था कि जब ये किताब के बारे में मुझे लगता है काफी लोगों ने पढ़ चुके होंगे जो हमारे इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं या जो अपने आप पे काम कर रहे हैं, उन्होंने तो पढ़ी होगी, लेकिन जो अब हमारे इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद पढ़ेंगे तो उन्हें और मजा आएगा, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान की जर्नी जब पढ़ते हैं जो अपने ही शब्दों में वो सब बता रहा है जो कोई नहीं बताता। हर कोई अपना राइजिंग पॉइंट दिखाना चाहता है, अपना गुड साइड दिखाना चाहता है, अपना ब्लूमिंग ब्लिसफुल टाइमिंग दिखाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो सारी सच्चाइयाँ कोई भी बताना नहीं चाहता। वो सब सच्चाइयाँ इसमें कंपाइल की हुई है कि बस निकलो यदि घर से तो तैयारी के साथ निकलो, क्योंकि बिना तैयारी के तो बहुत सारे लोग आते हैं, रगड़ाते हैं, लौट जाते हैं, लेकिन जब आओ तो तैयारी के साथ आना और प्लान बी लेकर मत आना। जिस किसी के भी जहन में प्लान बी होता है, उसका प्लान ए के प्रति जो शिद्दत होती है, जो मेहनत होती है, उसमें बहुत कमतरी आने लगती है। जब आप प्लान बी लेकर चलते हो कि भाई ये नहीं हुआ तो वो कर लूंगा, वो नहीं हुआ तो घर लौट जाऊंगा, वो नहीं हुआ तो घर जाके दुकान खोल लूंगा, वट है ना। तो वो सब अगर हो जहन में तो मत ही आना, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी जो आपका मेन प्लान है उसके ऊपर जितनी मेहनत आप लगाने वाले हैं वो खत्म हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि आप प्लान्स लेके आएंगे ना, ए बी सी डी, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिश्तों की वैल्यू से समझा रही है इस किताब में, कि लाइफ में दोस्तों का होना कितना जरूरी है। और दोस्त भी ऐसे नहीं जो आपके जीवन में अपने किसी फायदे के लिए हो, या आप उनके जीवन में अपने किसी फायदे के लिए हो, वैसे वाले दोस्त नहीं। दोस्त का मतलब रियल दोस्त, जो कहते हैं ना, बारिश में भी पहचान जाए कि बारिश का पानी है चेहरे पे या आंसू है, वाह! वैसा वाला दोस्त, जो आपकी आंखों के नीचे गहराई या गड्ढों को देख के समझ जाए कि बॉस इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है या 4 दिन से नहीं खाया है। 4 दिन से सोया नहीं है। हाँ वही जो भी, क्योंकि अब इसमें तो उन्होंने अपने अपनी नींद को तिलांजलि दे रखी थी ना, और सिस्टमेटिक रहने के बारे में उन्होंने जो कहा है कि बॉस आप डिसिप्लिन जरूर रखें लाइफ में। वो एक समय था उनका जब उन्होंने जाग जाग कर, मतलब 18-18 घंटे, 2-4 घंटे सोए सोए, नहीं सोए तो नहीं सोए, वैसे वाले भी काम किया, लेकिन बावजूद उसके उनका खुद का कहना है और फैक्ट भी है, साइंस भी कहता है, और आपको खुद भी समझ में आता होगा कि एक पॉइंट के बाद आप जब जबरदस्ती अपने शरीर के साथ करते हैं, अपने दिमाग के साथ करते हैं, तो फिर अगले दिन आपके साथ क्या होता है। तो उसके चलते एक डिसिप्लिन लाइफ का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, एक बार वो काम होता है तो ऑब्वियसली हो जाती हैं चीजें, लेकिन उसे रूटीन में मत डालिए, उसे सिस्टम में मत डालिए। लोगों की जो कोटेशंस या इंटरव्यूज या थॉट्स लिए गए हैं, उसे सभी का, मोस्टली सभी लोगों का यही कहना है कि वो रात को जागता नहीं था। जब किसी भी फिल्म की पार्टी में भी उनको पर्टिकुलरली बुला करके जगाया जाता था तो बहुत ही मुश्किल होती थी, उनका जागना मीन्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज थी। अपने जीवन में वो थैंक यू बोलना नहीं छोड़ते, जिनके प्रति उनको लगता है कि मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन कौन से किस किसने किए, उन हर व्यक्ति को वो थैंक यू बोलना नहीं भूलते। और वो आपको और हमें भी यही सीख दे रहे हैं कि बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, एंड ग्रेटिट्यूड नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लाइफ में ग्रेटिट्यूड का होना बहुत जरूरी है। फिर वो अपने निशान थिएटर ग्रुप में शमशुल इस्लाम सर उनके जो फर्स्ट थिएटर गुरु रहे वो हो, बैरी जॉन सर हो, फिर जितने भी को एक्टर्स उनकी लाइफ में आए जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा वो हो, चाहे वो कोई भी नई टीम हो, डायरेक्टर से लेकर, मतलब हायरार्की से लेकर नीचे तक के डिपार्टमेंट्स का कोई भी व्यक्ति हो, उनसे लेकर उसके अलावा अपने दोस्तों के प्रति वो बहुत ग्रेटफुल रहते हैं, अपने फैमिली के प्रति, अपने गांव के प्रति, गांव के लोगों के प्रति ग्रेटफुल रहते हैं। और स्पेशली वो उन सब लोगों को बहुत मेंशन करते हैं और थैंक यू कहते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़ा। वो फिर कोई भी हो, मतलब दोस्त भी हैं उसमें, उसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने, मतलब डायरेक्टर्स भी हैं बहुत सारे, नाम तो खुद भी नहीं लेना चाहते कई सारों की, बट जिनके साथ उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया, बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए। राम गोपाल वर्मा जी एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, जो खुद कहते हैं, और उस समय में सभी सभी लोग, डायरेक्टर हो एक्टर हो, ब्लॉगिंग करते थे। हुँ। अब तो सब सोशल मीडिया वैसा वाला है ना,
वीडियो खोला और वीडियो बनाया और डाल दिया। तब ब्लॉगिंग हुआ करती थी, तो राम गोपाल वर्मा जी भी ब्लॉग किया करते थे, मनोज भाई भी ब्लॉगिंग किया करते थे, तो वैसे लेटर आदान-प्रदान होते थे। शेखर कपूर सर की बैंडिट क्वीन इन्होंने की, उसमें जो डाकू मान सिंह मान का सिंह। किरदार इन्होंने किया, जिसकी वजह से लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने चाहिए थे, प्रोफेशनल लाइफ में, जो एक लंबे समय के बाद आए, इमीडिएटली नहीं आए, बिकॉज़ वो फ़िल्म इंडिया में बैन थी, रिलीज़ नहीं हुई, बट क्रिटिक लोगों ने तो देखी थी, इंडस्ट्री के लोगों ने तो देखी थी। और उस फ़िल्म से वो जो किरदार उन्होंने किया, डाकू मान सिंह का, वो इतना इम्पोर्टेंट किरदार था, साइलेंट किरदार था, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट किरदार था कि उसने पूरे डकैतों में जो मेन मान सिंह जिसने सरेंडर करके समाज को या अपने गैंग को, डकैतों को ये मैसेज दिया था कि बॉस नॉर्मल लाइफ भी कोई चीज़ होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लेट्स डू दैट। तो दैट वाज़ दैट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मान सिंह, डॉक्टर ठाकुर मान सिंह, जो छप गया था राम गोपाल वर्मा जी के दिमाग में। अरे! वो फेस, वो एक्टर, उसकी आईज़ जो बोलती है, जो उसका साइलेंस बोलता है, जो उसके एक्सप्रेशंस बोलते हैं, जो उसका फेस बोलता है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, वो सब छप गया था राम गोपाल वर्मा जी के दिमाग में। एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन जो शेखर कपूर जी ने नॉट ओनली टू मनोज भाई, इनफैक्ट उस समय के सभी लोग जो दिल्ली में थे, उसमें इरफान खान भी थे, उसमें विजय राज भी थे, उसमें आशीष विद्यार्थी भी थे, उसमें बहुत सारे लोग थे। पर्टिकुलरली इनसे तो बहुत सारी जगहों पे इस बुक में तो है ही, और भी इंटरव्यूज में वो कहते हैं कि शेखर कपूर सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन उन्हें दिया था कि कब तक तुम लोग दिल्ली में 10 साल से ऊपर हो गया है थिएटर को देते हुए, मान चुके हो तुम अपने आप को, अब नहीं जाओगे मुंबई तो कब जाओगे? यू आर किलिंग योर टाइम, डे बाय डे यू आर एजिंग। आज तुम यहाँ अपना सर्वाइवल खोज रहे हो जो पूरा नहीं हो रहा है, फिर सोच रहे हो जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तब मुंबई जाएंगे। वो कब आएगा समय? सोचो, तुमने फिर शादी करी, तो क्या अभी आप अपने आप को नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो क्या फिर फैमिली मैनेज कर पाओगे? फिर सोचो बच्चों का, तो आप सोच ही नहीं पाओगे। तो जो कदम उठाना है वो अभी उठाना होगा, वरना यहीं सब कुछ घिसता चला जाएगा। तो वो लेसन वो हमेशा शेयर करते हैं कि आप जब अच्छा खासा अपने आप को तैयार कर चुके हैं, तो स्टेप 2 लेने में झिझकिए मत, सही वक्त पर ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट लेसन्स मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये उनको तो सही समय पे सही व्यक्ति मिल गया बताने के लिए। आज अगर आप उन्हें सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनकी बात हमारे थ्रू आप तक पहुँच जाती है, और आप अपनी लाइफ में कोई ऐसे डिसीजन पे अटके हुए हों, जो होता है ना कन्फ्यूजन कि मैं ये कब करूँ, कैसे करूँ, नहीं हुआ तो यू नेवर नो कि किसकी कौन-सी लेसन आपके किस वक़्त कहाँ काम आ जाए। ये वो दैट इम्पोर्टेंट लेसन शेखर कपूर सर का। अब आते हैं हम सत्या पे। जो दिमाग में अटक गया था राम गोपाल वर्मा जी के, कि वो किरदार, वो एक्टर कौन है? जब वो मिले उनसे, तब राम गोपाल वर्मा जी ने उनसे कहा कि भाई मैं तो तुम्हें खोज रहा था। तुम्हें पिछले 4-5 साल से खोज रहा हूँ। और ये गए थे वहाँ पर काम माँगने के लिए। तो ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, क्या बात कर रहे हैं? तो बोले, मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ सत्या, उसमें मेन किरदार के लिए वो उन्हें खोज रहे थे। बट थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक साउथ की फ़िल्म कंप्लीट करके फिर हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। ओके। अब हुआ, इनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो होता है ना कि मुँह पर आते-आते निवाला और छूट गया। यहाँ भी वैसा ही हुआ कि मेन किरदार जो वहाँ से लौटे, तो एक साउथ के एक्टर को उन्होंने फाइनलाइज़ कर लिया और इन्हें किरदार मिला भीखू मात्रे, मुंबई का किंग कौन, जिसमें भी इन्होंने आग लगा दी। और कहीं न कहीं मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से हुँ, जो मनोज जी का किरदार था सत्या मूवी में, भिकू मात्रे का, एक ऐसे युवक का, एक ऐसे नौजवान का, एक ऐसे अभिनेता का, हुँ, हिंदी फ़िल्म जगत में बोल सकते हैं कि उसका उद्घोष था एक तरीके से, उसका एक जन्म था। हुँ, जिस तरीके से सत्या के बाद से वो आते हैं, हुँ। जिस तरीके से उनका नाम होता है, तो कहीं न कहीं जो संवाद है ना कि मुंबई का किंग कौन, भिकू मात्रे, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये डिक्लेरेशन था। मनोज बाजपेयी जी की एक वहाँ से एक पहचान बनती है, उड़ान बनती है कि मुंबई का किंग कौन, भिकू मात्रे नहीं, मनोज बाजपेयी। करेक्ट। तो ये भगवान की कॉन्स्पिरेसी है। देखो, अपने ही ज़ुबान से किरदार के थ्रू उन्होंने पहली फ़िल्म में बुलवा दिया था दोस्त, कि मुंबई का किंग कौन। टाइम कितना भी लगे, आप रुकोगे नहीं, बात सीधी है। चलते रहो, रुकोगे तो फिर खेल खत्म है। जब तक चलते रहो, जब तक कि मंजिल ना मिल जाए, वो भी इसमें एक स्टेटमेंट है मनोज भाई का खुद का। और दूसरी बात मुझे सबसे अच्छी लगती है मनोज जी की कि वो किसी भी फ़िल्म में जब वो अभिनय कर रहे होते हैं, तो अभिनय नहीं कर रहे होते हैं। हुँ, जो भी किरदार उनको दिया जाता है, चाहे वो विलेन बने हों, चाहे वो पुलिस वाले बने हों, या वो अभिनय के अंदर पिता का किरदार निभा रहे हों। द फैमिली मैन अगर आपने देखी हो तो एक पिता के तौर पे, एक आम नागरिक के तौर पे और एक पति के तौर पे।
वो किस तरीके से किरदार को, एक-एक किरदार को किस तरीके से निभाते हैं कि लगता ही नहीं है कि कोई इंसान अभिनय कर रहा है। ये मुझे लगता है कि उनको, मनोज जी को मनोज वाजपेयी बनाता है। और जिस तरीके से, जिस मुकाम पे, जिस जगह पे आज वो खड़े हैं, जिस तरीके की उनकी प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, इस तरह की उनके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं कि उनकी आज लाखों लोग उनसे अपने आप को प्रेरणा लेते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। इस तरीके का बोल सकते हैं कि यथार्थ में जाके जिस तरीके से वो किरदार को निभाते हैं, अपने आप में बहुत करेक्ट। और ऐसे हमारे बहुत ही सीनियर रंगकर्मी रहे पहले, और आज तो राइटर और बहुत ही क्रिएटिव एस्टेब्लिश्ड बहुत ही सीनियर हमारे अशोक पुराण जी हैं। उन्होंने बहुत शुरू में ही कहा था, जब मैं नेटवा का जो आपको बता रही थी, वो नेटवा जो 2 पेज की कहानी से नाटक क्रिएट किया, और फिर तो अशोक पुराण जी कहते हैं कि जो पूरा नाटक ही, एक तो वो कहानी उसकी ऐसी है कि बिहार के ही परिवेश पे है। वहाँ पे एक 17-18 साल का लड़का होता है, बेरोज़गारी है, काम की कमी है, तो वो क्या करता है कि लड़की का रूप धारण करके शादी-ब्याहों में या फंक्शन्स में डांस करता है। तो जैसे कि वहाँ पे एक डांस का फॉर्म भी है, लौंडा डांस। तो वो एक किरदार बहुत खूबसूरती से उस कहानी में उन्होंने निभाया है, उस प्ले में उन्होंने निभाया, उस तरह की पूरी बॉडी लैंग्वेज वैसी की, डांस वैसा किया। और जो उसका लास्ट का सीन जहाँ पर वो त्रस्त हो जाता है, क्योंकि जब समाज उसको परेशान करने लगता है कि क्यों बे, मतलब मानसिक तौर पे और भी अलग-अलग तरीकों से जो परेशान करने लगता है, तो वो किरदार नेटुआ जो अपने घुंघरू निकाल कर ऐसे फेंक करके बोलता है कि क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरे अपने वो नहीं है क्या? मैं अपने सिस्टम से जी नहीं सकता हूँ क्या? और जिस तरीके से मैं, मतलब किस तरीके से ही किया होगा, मतलब आज इतना मंच जाने के बाद वो जो डिलीवर करते हैं, और जब वो एक दौर होता है जब आप उसमें एकदम घुस रहे होते हो ना, तब आप एकदम बारीक-बारीक चीज़ों को इतने ऐसे परोसते हो, वैसे ही बहुत जब प्यार से आप खेलता है ना कलाकार किसी किरदार को, तब जो मज़ा आता है ना ऑडियंस को, वो नेटवा में मनोज भाई ने उस किरदार को गढ़ते हुए और स्टेज पर जब वो जनता को, अपनी ऑडियंस को डिलीवर कर रहे थे, उस वक़्त, वो मज़ा आ रहा था और जा रहा था। उनके बचपन के, मम्मी ने उनकी उनकी बड़ी बहन मतलब को रूम में बंद कर दिया, क्योंकि वो कह रही थी मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। तो इन्होंने ज़िद की कि भाई उनको खोल दो ना, तो रूम खोल दो, तो उनको वो जाएगी, आप खोल दो ना, तो बोलते थे उन्होंने, मम्मी ने मना किया, और फिर बहुत ज़िद की मनोज भाई ने, तो उन्होंने खोल दिया रूम। और जैसे ही वो रूम खोलकर उससे पूछा बहन से कि जाएगी स्कूल? तो उसने गुस्से में कह दिया नहीं जाऊँगी। तो वापस बंद करने लगी, तो ये फिर से चिल्लाने लगे, नहीं, 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 वो मैं आप खुला रहने दो दरवाज़ा, वो जाएगी स्कूल। तो मम्मी इतने गुस्से में थी, क्योंकि हिटलर तो थी जिस तरह से वो बोलते हैं। तो उन्होंने इनको मम्मी ने मनोज भाई को अंदर कर दिया, बहन को बाहर कर दिया। अब ये तो बाहर रहेगी, तू अब अंदर रहेगा, और दरवाज़ा बंद कर दिया। जब दरवाज़ा बंद किया, तुरंत ही अंदर से आवाज़ आती है चीखने की, खूब ज़ोर से। जैसे ही चीख सुन करके दरवाज़ा खोलती है मम्मी, तो देखती हूँ करछी कुछ ऐसे पेट में ऐसे करके ये रो रहे हैं, नीचे पड़े हुए हैं। और जैसे ही उनके पास जाके ऐसे-ऐसे करती है मम्मी कि क्या हुआ, क्या हुआ? तो ऐसे खड़े होते हैं और खूब खिलखिला के हँसते हुए बोलते हैं, "मैं तो मस्ती कर रहा था, मज़ाक कर रहा था, डरा दिया ना?" ऐसे करके भाग जाते हैं। तो ये एक्टिंग वहाँ से ऐसे ही, एक और उनके पापा ने एक इंटरव्यू, यहाँ पर जो कोटेशन है वो ये है कि स्कूल का एनुअल फंक्शन था, और वहाँ पर एक प्ले ब्राह्मण का चेला ये बने थे, वो किरदार था, वो ब्राह्मण का चेले का किरदार था। अब वो ब्राह्मण ना सीन करते-करते डायलॉग बोलते-बोलते उसके हाथ से रसगुल्ला स्टेज पर गिर जाता है, और चेला तुरंत उठा करके उस रसगुल्ले को खा जाता है। और वो फिर सीन खत्म हो जाता है, और वो जब इंटरवल होता है तो पापा के पास, पापा आते हैं जब मिलने के लिए, और पूछते हैं कि वो सीन का हिस्सा था क्या? तो बोलते नहीं, नहीं। तो बोले तूने फिर कैसे किया? फिर बस वो दिमाग में आया मेरा तुरंत से, तो मैंने उठाया और खा लिया। तभी उन्हें पता चल गया था कि ये लड़का इधर तो भी टिकने वाला नहीं है। और उससे बड़ी बात, उनके पिताजी अलग-अलग पंडितों से, ज्योतिषियों से बहुत कनेक्टेड रहते थे, पूछते रहते थे। तो एक मिश्रा पंडित जी ने उन्हें शुरू में ही बता दिया था कि भाई आपका ये जो बेटा है मनोज, ये यहाँ टिकने वाला तो नहीं है। या ये तो नेता बनेगा या अभिनेता बनेगा, और बहुत ऊपर आप सबका नाम करेगा। ये बात उन्हें हमेशा से पता थी। ऐसे ही बहुत सारे, सभी ने मतलब अलग-अलग बातें, इंसिडेंट्स लाइफ की जर्नी के बताए हैं। मिल-जुल कर ये किताब इतनी खूबसूरत बनी है ना, आपको इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने ही नज़र आएँगे। वो सारी रियल डाउन्स भी नज़र आएँगे, जिनको जानने की हर किसी को ज़रूरत है। सिर्फ़ मनोज भाई की नहीं कह रही हूँ मैं, कि क्योंकि हम इनकी बात कर रहे हैं और उन्होंने इतने फ्रीली शेयर किया है, और उसके लिए बहुत गट्स चाहिए। अपनी हर बात को एज़ इट इज़ कहने के लिए गट्स चाहिए। और जहाँ वो अब हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें कहने की ज़रूरत थी।
कहने की ज़रूरत उन्होंने यूँ समझी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट की ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको सिर्फ़ अच्छा ही अच्छा ना दिखाएँ, आपको वो भी दिखाएँ जो सच है। अब वो उसकी शक्ल कुछ भी हो सकती है। उनकी एक फ़िल्म का डायलॉग भी है कि सब चाहते हैं कि सच उनके साथ रहे, पर सच के साथ कोई नहीं रहना चाहता। और ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किस फ़िल्म का डायलॉग है, क्योंकि मुझे तो पता ही है किस फ़िल्म का डायलॉग है। गुड क्वेश्चन, वाओ! अभी आप बात कर रही थी उनकी यात्रा के बारे में। हुँ, मुझे एक सवाल आया कि जो लोग भी मुंबई आना चाहते हैं, ख़ासकर तो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, चाहे वो अभिनेता बनने के लिए आ रहे हों, लेखक हों या कुछ भी बनने के लिए आ रहे हैं, घर से दूर जो घर छोड़ के मुंबई आने तक का जो सफ़र है, हुँ। जैसे कि आपने बताया सब कुछ अच्छा-अच्छा नहीं, बहुत सारी डाउनफॉल भी आते अलग-अलग हैं, जीवन आपाधापी में होती है, हाँ। होती है। तो चूँकि आज हम बात कर रहे हैं मनोज जी के बारे में, तो हम इन्हीं की बात करेंगे, लेकिन वैसे बहुत सारे उदाहरण वर्तमान समय में बहुत सारे नाम मौजूद हैं, हुँ। जिनसे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन आज हम इनकी बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मनोज जी के जीवन में जो भी उतार-चढ़ाव आए, चाहे वो दिल्ली का सफ़र हो या मुंबई आने के बाद हुँ, छोटे-छोटे किरदार, छोटे-छोटे रोल, फिर कई ऐसे काम जो उनके पास आते-आते नहीं आए। हुँ, आए भी तो कई बार ऐसा हुआ कि सेट पे जाने के बाद उन्हें कई काम ऐसे हुए कि उनको निकाल दिया गया, पता चला कि तुमको तो निकाल दिया, किसी और को ले लिया। हुँ। तो जो लोग किसी से प्रभावित होके मुंबई आते हैं, जैसे कि आप शुरुआती में बता रही थी कि जब भी आप मुंबई आइए या कहीं भी जाइए, किसी भी काम करने के लिए जाइए, तो पहले अपने आप को उस तरीके से ढाल करके जाइए, उस प्रिपरेशन के साथ जाइए। जाइए, हुँ, जो भी आपको करना है, पूरी तैयारी के साथ, शिद्दत के साथ। तो जो लोग किसी से प्रभावित होके आ जाते हैं, बिना तैयारी के या तैयारी के बाद भी, जो उतार-चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो उसको कैसे लोग फेस करते हैं, उससे कैसे उभरा जाए? कई लोग मनोज जी के साथ भी कई सारी ऐसी घटनाएँ हुईं, उनके जो दोस्त यार थे उस समय पे इनको सँभाला और खुद भी उन्होंने अपने आप को सँभाला। तो उस तरीके से उन लोगों को क्या करना चाहिए, जो नए लोग आते हैं? देखिए आज का समय तो वैसे ही बहुत अलग है और उस समय की बातें बहुत अलग थी, लेकिन ये अपने आप में मैंने कहा कि एक एक्टर के लिए ये अपने आप में एक ग्रंथ है, आईना है बेसिकली ये किताब। और मनोज जी जैसे बहुत सारे और भी व्यक्तित्व, लेकिन पर्टिकुलरली हम मनोज जी की बात कर रहे हैं और क्योंकि इन्होंने इतना खुल के कहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत ऐसा वाला मैजिकल मिरर जिसे कहते हैं, देखने वाला वो सब कुछ दिखाएगा, लेकिन आप कैसा ले रहे हैं उसको, उससे आप क्या सीख रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अब आपका जो सवाल है कि उसको अपने आप को कैसे हैंडल करना चाहिए, देखिए हैंडल कोई थर्ड पार्टी करने आने वाली नहीं है, सबसे पहली बात। आपको खुद को ही खुद सँभालना है। ऊपर से ऊपर नीचे आपको भेजा है अकेले, जाना भी है अकेले और यहाँ की जर्नी में लोग मिलते चले जाएँगे। अपना-अपना पर्पस होगा उन सबका और जैसे आपका भी अपना एक पर्पस है। सब मिलेंगे, परिवार से लेके, दोस्त यार से लेके, जीवन साथी से लेके बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन जो आपको खुद के लिए करना है वो तो खुद ही करना पड़ेगा। खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मनोज भाई डिसाइड नहीं करते कि मुझे एक डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहिए, हुँ, मुझे एक स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, मुझे एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए, मुझे यही काम करना है, मुझे स्टार नहीं मुझे कलाकार बनना है। यस। तो कोई और उन्हें करके परोस करके नहीं देने वाला था। उन्हें अपने लिए खुद ही डिसाइड और आप एक बार जब डिसाइड कर लें, भ्रमित होकर नहीं, किसी के कहने पर नहीं, अपने से सवाल करें, क्या मैं ये सच में चाहता हूँ? क्या मैं ये सच में चाहती हूँ? और जब उसका जवाब मिल जाए, तो उस रास्ते पर जब आप निकल जाएँ, तो फिर भटकिएगा मत। वो जो घोड़े के आस-पास ऐसे लगा देते हैं ना, वो बस वैसे लेकर सरस चलायचं है, इकडून-तिकडून बघायचं नहीं। ये मैं ऐसे ही बोलती हूँ, फिर अभी तो बात में आ ही गया, बिल्कुल सटीक बैठा है। तो इन्होंने जैसे अपने आप को अपने इस क्राफ्ट में पूरी तरह से समर्पित कर दिया, उसी तरह से हम सभी को जो भी इस जगह पर आना चाहते हैं या जहाँ जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं, समर्पण, उस जगह की प्लस और माइनस की एक्सेप्टेंस, अपने इमोशंस पे पर्टिकुलरली एंगर और ईगो और एटीट्यूड पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा करके नहीं, लोग सोचते हैं कि मैं सामने वाले को हर्ट ना कर दूँ, उस चक्कर में कई बार अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने आप के साथ ही बहुत दुर्व्यवहार कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल्फ एस्टीम शून्य हो जाती है, घिस जाती है और वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। न्यूरो प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं और उसका भी यहाँ पे ज़िक्र है, प्रोजेक्ट के करने के चलते भी और अदरवाइज़ भी, क्योंकि आप दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं बजाए कि अपने आप के बारे में या अपने क्राफ्ट के बारे में या हमें किधर जाना है, हमने अपने लिए क्या दिशा चुनी है, उसके बारे में सोचने के बजाय हम दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरा वो सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग आएँ, आपके सवाल का जवाब है ये कि जो भी लोग आएँ, अपने आप पे भरोसा करके आएँ, ना कि किसी और के भरोसे पर बैग उठा कर के आ जाएँ। बिल्कुल। या किसी और के
ऊपर भरोसा करके कि अरे वो कर देगा, कोई कुछ नहीं कर देगा। जो आप करेंगे, जो आप एक्ट करेंगे, इंडस्ट्री, समाज उसका रिएक्शन देगी, उस एक्शन का रिएक्शन रिटर्न में मिलेगा। तो कहीं न कहीं आपके मतलब अंदर प्रतिभा तो होनी चाहिए, नंबर 1 पे एग्ज़ैक्टली। प्रतिभा तो होनी चाहिए, उसके साथ-साथ आपके अंदर बहुत ही धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए। और ये जगह ऐसी है ना कि आपके पास काम हर पल नहीं होता है। कई बार ऐसे भी मौके आते हैं जो आपके पास काम होते ही नहीं है। हुँ। तो उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे ढालना है, कैसे रखना है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। इसी बात का एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मनोज भाई के एक चैप्टर में है, महेश भट्ट साहब का। हुँ, इतने सारे मुंबई आ जाने के बाद की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आ चुके थे, जब महेश भट्ट साहब से वो मिले हैं। 2003 में शायद उन्होंने कुछ कहा था उनके बारे में, एक भविष्यवाणी की थी एक तरीके से। हाँ, वो भविष्यवाणी तो उन्होंने उस शो में की थी, फारूक शेख साहब का एक हुँ, शो आता था, जीना इसी का नाम है, हुँ, कि ये लड़का बहुत दूर का घोड़ा है और बहुत दूर तक जाएगा। ये आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि ये एक चमकता हुआ सितारा है। हुँ, बट उससे पहले एक किरदार एक पुलिस वाले का उन्हें शायद दस्तक में मिला था, जिसमें सुष्मिता सेन जी की फर्स्ट फिल्म थी वो। और वो फ़िल्म में वो किरदार जब उन्होंने मतलब ऐसा करा कि ऑफ कोर्स एक्टर सारे, तो सारे, कमाल सारे भी हैं, किरदार। तो महेश भट्ट साहब फैन। और उन्होंने उसी वक़्त या उससे पहले ही मनोज भाई से कह दिया था कि यहाँ पर कितने भी ऊपर-नीचे लाइफ़ में हो जाए, तुम यहाँ से जाना मत। हुँ, ये जगह तुम्हारे लिए है। तुम बस यहाँ से जाना मत, टिके रहना, तुम्हें तुम्हारी जगह ज़रूर मिलेगी। और यही बात उन्होंने एक वही जो आप अभी बोल रहे थे, वो भविष्यवाणी के तौर पे भी कही थी। और उनके साथ भी उनकी खूब अच्छी जर्नी रही। उ उसके चलते पूजा भट्ट जी के साथ भी उनकी अच्छी जर्नी रही, खूब अच्छी दोस्ती रही, खूब सारे प्रोजेक्ट्स। बट हर चीज़ की एक मियाद होती है। जैसा भी हमने कहा कि राम गोपाल वर्मा जी के साथ भी एक पॉइंट आया जहाँ पर सिर्फ़ सत्या के बाद एक दौड़ में एक छोटा-सा एक उन्होंने किरदार किया था। फिर ऐसी कितनी फ़िल्में उन्होंने बनाई जिसमें मनोज भाई का किरदार हो सकता था और वो कास्ट भी होते थे और फिर वो डिक्लाइन भी हो जाते थे। तो वो एक इंटरनल ऐसी उनकी मन में ठसन हो जाती है ना कि ये क्या चल रहा है? तो ऐसे करके उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया था और वो जो मैं बोल रही थी ना ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग खेलना, हुँ, एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप, वो बहुत लंबा समय चला और फिर वो डाइल्यूट हुआ और वो खत्म होने के बाद फिर उन्होंने बेहतरीन स्टार्ट किया। और बहुत सुंदर एक फ़िल्म अगर याद हो अक्स करके आई थी। हुँ। वो उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू प्रोजेक्ट था। मतलब अमिताभ बच्चन के सामने मेन विलेन अपने आप को देखना, जिसका एक सपना हर एक्टर देखता है कि मैं अमिताभ जी के अपोज़िट या उनके साथ एक किरदार करूँ। या फिर ऐसे अभिनेता जो मतलब इनको पर्दे पे देख के सपना देखते हैं कि काश मैं भी ऐसा कर पाता या मैं भी एक्टर बनूँगा, मैं भी अभिनेता बनूँगा। हाँ, तो ऐसे ही अमित जी करके। को तो स्कूल में जब वो थे तब वो देखते ही हाँ, रहते थे वही ना। वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और और किसी एक उस ऐसे आदमी के साथ सामने खड़े होके काम करना। बहुत इंट हाँ, और एक ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग उनके नाम का भी किस्सा है। जो नाम था उनके पिताजी ने क्योंकि वो हुँ, मनोज कुमार जी के फैन थे, जी। तो उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम मनोज रख दिया। उसकी भी एक बैकग्राउंड जर्नी इसमें बहुत अच्छी है कि पिताजी पुणे गए थे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का फॉर्म उनके प्रोस्पेक्टस उनकी सफाई में घर पे छत की सफाई हो रही थी, तो प्रोस्पेक्टस निकला पिताजी का। वाओ! तो बच्चों ने पूछा कि तो बोले, "नहीं-नहीं वो तो मैं किसी काम से गया था, तो वो वहीं पे था, तो बस मैं चला गया था। उस समय वहाँ पे कुछ इंटरव्यू वगैरह चल रहे थे तो।" तो उस वक़्त में वहाँ पे मनोज कुमार जी, धर्मेंद्र जी वो लोग वहाँ पर थे उस वक़्त। तो और वो उनके फैन तो थे ही। जब आए भाई साहब उनके घर में, तो उन्होंने बड़े प्यार से उसका उनका नाम मनोज रखा। हुँ, और जब इंडस्ट्री में जब वो एक जगह पहुँचने लगे, एस्टेब्लिशमेंट टाइप जैसी चीज़ें होने लगी, तो दिल्ली में ही शायद ये बात होने लगी थी बैंडिट क्वीन के टाइम पे कि बैंडिट क्वीन के बाद कि मैं अब अपना नाम बदल लूँगा। तो क्या कर लूँगा उन्होंने अपना नाम भी सोच रखा था समर। वाह! तो जो भाई हैं सरोज उन्होंने कहा कि भाई ये क्या पागलपंती है टाइप्स कि आपकी पहली फ़िल्म आई मनोज बाजपेयी के नाम से और दूसरी फ़िल्म के बाद कोई और नाम, ऐसा कैसे चलता है? और उसी वक़्त दोस्तों ने ये भी बताया कि भाई एफ़िडेविट लगेगा, न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तामझाम, पैसा लगेगा और पैसा उस वक़्त मुफ़्लिस। तो ऐसे करके बात टली और वो टली तो फिर टली गई और फिर उसके बाद वही वाली बात उनके भी ज़हन में आ गई कि नाम में क्या रखा है और फिर मनोज कुमार जी का खुद का जो नाम था, असली नाम कुछ और है। तो जब उनका ही खुद का नाम बदला हुआ है तो फिर मैं बदल के क्या करूँगा? तो ऐसे करके उन्होंने वो नाम अपना बदला ही नहीं। तरह की उनकी ऐसी बहुत सारी अच्छी और बुरी। लेकिन ये तो हम पढ़ते हैं, पढ़ने से वही कहते हैं ना, पढ़ने से आप
को एक ही जगह बैठे-बैठे ज्ञानी बाबा बन जाते हो आप, आपको अपने सही गलत कदम के लिए एक दिशा मिल जाती है कि अच्छा ये ऐसे करेंगे तो सही हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं पढ़ने से तो नुकसान ही नुकसान है, पढ़ने से कम 2 दिशा तो मिलती है। इतनी सारी फ़िल्मों के लिए उन्हें अवार्ड्स जो मिले हैं। 3 उनको फ़िल्म फेयर पुरस्कार मिले, नेशनल नेशनल पुरस्कार मिले, 6 फ़िल्म फेयर मिला और 2019 में पद्मश्री मिला, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। मतलब एक छोटे से गाँव बेलवा से निकल के अपने जीवन के आपाधापी में जूझते हुए, तमाम असफलताओं को झेलते हुए, एक इंसान कहाँ से कहाँ जाके खड़ा होता है, ये आप करेक्ट। आज देख सकते हैं। मतलब वो सपना देखते थे कि मुझे 1 नेशनल अवार्ड मिल जाए और ऊपर वाले ने उनको 3-3 3-3 दिए। नेशनल अवार्ड दिए, 6 फ़िल्म फेयर दिए और वो बताते हैं कि स्क्रीन पर पहले ना फ़िल्म शुरू होने से पहले स्क्रीन अवार्ड्स आते थे जब लोग एंटर कर रहे हैं, अवार्ड लेने जा रहे हैं। तो जब वो स्टेज वाला सीन आता था तो वो सोचते थे मैं वहाँ पर जाकर के वो कब मेरे हाथ में आएगी वो ट्रॉफी, वो लेडी, इस तरह के वो सपने देखते थे। और आज देखिए पद्मश्री, नेशनल अवार्ड्स और हर बच्चे की ज़ुबान पे उनकी लाइफ में जितने भी प्लस और माइनस हुए हैं, उनका टर्निंग हम बोल लें या घर-घर का चेहरा बोल लें, वो आया द फैमिली मैन ओटीटी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म द फैमिली मैन कितनी अच्छी सीरीज़ है, मतलब आप उसमें वहीं से हाँ, हर एक वहीं से किरदार पिता, पति, बच्चा, किसान, आम सब दैट कुछ आप फैमिली देख मैन। सकते हैं। ऐसी एक फ़िल्म आई थी पिंजर, हुँ, अमिताभ प्रीतम जी के उपन्यास पे आधारित एक फ़िल्म पिंजर, उसमें उनका कितना अच्छा किरदार है। अलीगढ़, भोसले। हाँ, एक-एक ये क्रिटिकली हाँ, एक्लेम्ड फ़िल्में हैं और ये हर किसी का टेस्ट नहीं है, लेकिन हम जैसे लोगों को तो वही पसंद है और उनको भी वही पसंद है क्योंकि उनको ओरिएंटेशन उनका जो है दैट इज़ नॉट फॉर मास, दैट इज़ फॉर क्लास। जो ज़मीनी तौर पर समाज में जो घट रहा है, आम इंसान क्या जी रहा है, क्या फेस कर रहा है, उसको वो सिनेमा वही तो है, छवि ही तो है, समाज की छवि ही तो है सिनेमा। वो उसी को दिखाना चाहते हैं कि मैं वैसे ही किरदार करना चाहता हूँ जिससे कि कुछ सीख दे सकूँ या वो जी सकूँ या वो कह सकूँ अपने किरदार के थ्रू, जिससे जैसे हम आज कह रहे हैं कि भाई फलाने किरदार में उन्होंने फलाना डायलॉग बोला था, जिसका नज़रिया और वो जब किसी किरदार में डूबते थे, तो इतना गहराई से डूबते थे कि निकलने के लिए उनको वक़्त लग जाता था। इसी के चलते उन्होंने शूल फ़िल्म इज़ वन ऑफ मतलब फ़ेवरेट फ़िल्म है मेरी। उसके एक-एक सीन जिस एक तो रियलिटी पे बेस्ड है और शूटिंग भी उसी तरीके से हुई है उसकी। उसके अलावा उनका जो नर्वस सिस्टम मतलब ऐसा उन्होंने अपने आप को उसमें ढाल दिया था कि जब फ़िल्म खत्म हुई है, उनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा था, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट उनका चला है। केवल वो ही अकेला नहीं, भोसले के किरदार के लिए वो इतना गहराई से डूबे थे। अलीगढ़ फ़िल्म में वो जो डॉक्टर के किरदार में जो उन्होंने निभाया था वो उसको पकड़ने के लिए उन्होंने क्या-क्या जर्नी अपनी रूटीन लाइफ़ में लाई थी। या जो अभी हालिया फ़िल्म रिलीज़ हुई है गवर्नर, अगर आप वो देखें, उफ़! तो मतलब अलग ही लेवल के इंसान है, मतलब बंदा एक बंदा ही काफ़ी है। एक बंदा ही काफ़ी है। और अभी आप बात कर रही थीं समाज की, साहित्य की, सिनेमा की, एक-दूसरे के पूरक होते हैं, एक-दूसरे का आईना दिखाने का काम करते हैं, दर्पण का काम करते हैं। हुँ, ऐसा ही एक भोजपुरी रैप आया था 2020 में जिसका निर्देशन किया था अनुभव सिन्हा जी ने और हुँ, जिसको गाया था खुद मनोज बाजपेयी जी ने और जिसको लिखा है हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे गीतकार हैं, डॉक्टर सागर जी ने, हुँ। बम्बई में कावा। हाँ, क्या वायरल हुआ था वो। तो मतलब आप उस भोजपुरी रैप में ना हुँ, आपको सुना रहे जी, हैं? आपको उस भोजपुरी रैप में आप अभी जो हालिया समाज में हमारे चाहे वो राजनीति हो, जो कुछ भी हो या जो लोग पर्टिकुलर मुंबई में रहते हैं, मुंबई निवास करते हैं, आर्ट फील्ड में काम करते हैं, हुँ, उन्हें बखूबी अच्छे से पता है और उस गीत को अगर आप सुने नहीं और उसके अलावा जो राजनीति फ़िल्म आई थी जिसमें उन्होंने समर प्रताप सिंह का किरदार निभाया था, ओह! हिसाब होगा। सबका हिस्सा। ओह गॉड! जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवर करते हैं, चबा जाते हैं किरदार को, सामने कोई भी एक्टर खड़ा हो, खा जाते हैं। तो वो भोजपुरी का रैप जो मनोज बाजपेयी जी ने 2020 में आया था, खुद ही गाया था। डॉक्टर सागर जी का लिखा हुआ है। हुँ, वो लिखते हैं, कहते हैं, गाते हैं, बम्बई में काबा, हुँ, यहाँ काबा, हुँ, ना त बम्बई में काबा, यहाँ काबा। अब जो भी प्रवासी मज़दूर हैं या कलाकार हैं, निम्न वर्गीय, मध्य वर्गीय या अपर क्लास के जो भी लोग हैं, जो भी अपना ज़मीन छोड़ के कहीं दूर हैं, बात सिर्फ़ मुंबई की नहीं हो रही है, किसी भी शहर से आप संबंध इसका जोड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपने आप को खड़े पाएँगे कि एक इंसान जब घर छोड़ता है तो क्या-क्या छूटता है और जहाँ वो जाता है, जो भी काम करने के लिए तो क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं हुँ, और
सरकारें क्या करती हैं ऐसे में? तो यहाँ पे कुछ ऐसे है कि 2 बिगहा में घर बा लेकिन सुतल बाटी टेम्पू में, जिंदगी अजुराइल बाटे नून तेल और शैम्पू में। मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगे माटी में, जिगरा अजूबो अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में। का बा? इहवा का बा? जिंदगी हम त जियल चाही खेत बगीचा बारी में, छोड़ छाड़ सब आइल बाटी हम इहवा लाचारी में। कहाँ? बम्बई। ना त बम्बई में का बा? बनके हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटत तानी, डिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम खटत तानी। एकरा इतना शौक बाटे मच्छर के कटवाए के चाहेला ए तरे अपने के नरवसाए के। गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कन्फ्यूज आइल बाटी, 2 जून की रोटी खातिर बम्बई में हम आइल बाटी। ही दूध और माठा मिश्री मिलेला हमरा गांव में, लेकिन यहाँ काम चलत बा खाली भजिया और पाव में। का बा? काम काज न गांव में बाटे मिलत नहीं नौकरिया हो, देखा कैसे हाकत बाटे जैसे भेड़ बकरिया हो। ना त बम्बई में का बा? काम धाम रोजगार मिले ते गौवे सड़क बनैती जा, जिला जवाड़ी छोड़ की हमा ठोकर काहे खैती जा। कैसे कहीं दुखवा बाटे हम कितना मजबूर भई, लड़का फड़का मेहरारू से 1 बरस से दूर हैं। के छोड़ेला बा ये तरे हम हमन के लाचारी में, अपना छुटकी बुचिया के हम भर न सकी अखबारी में। बूढ़ पुरनिया माई बापू ताल तलैया छूट गईल, केकरा से देखवाई मनवा भीतरे भीतर टूट गईल। हसुआ आरी खाची बहुरिया बड़की चोख कुदार उहाँ, लमहर चाकर घर दूतलिया हमरो है सरकारो वहाँ। हमरे हाथ बनावल बिल्डिंग आसमान के छुअत बे, हम त झोपड़पट्टी वाला हमरे खोली चुअत बे। आके देखा शहरिया बबुआ का भेड़िया था शान हरे, मुर्गी के दरबा के जैसन फसल सबे के जान लगे। इतना मोला जियला पर भी फूटल कौड़ी मिलत ना, लौना लकड़ी खर्ची बर्ची घर में कमुआ जुड़त ना। महानगर के तौर तरीका समझ में हमके आवे ना, घड़ी घड़ी पर डांटे लोगवा ढंग से केहू बतावे ना। बम्बई होके मुंबई हो गई, दिल्ली होके चेन्नई हो गई, हमनी के त जान वही तारे शासन में फसल बे बाबू। जबरा के हथवा में भैया नियम और कानून है, छोट छोट बतियन पे ऊ कई देहस खून है। ए समाज देखा कितना ऊंच नीच का भेद हवे, उनका खातिर संविधान में ना कौनो अनुच्छेद हवे। बेटा बेटी लेके गांव में जिंदगी जिए मुहाल हवे, ना नीमन स्कूल कहीं बा ना अस्पताल हवे, सरकार पे एक तमाचा है। बेटा बेटी लेके गांव में जिंदगी जिए मुहाल हवे, ना नीमन स्कूल कहीं बा ना ही अस्पताल हवे। जुलम होत बा हमरी संगवा कितना अब बर्दाश्त करी, देश के बड़का हाकिम लोग बोला हम कैसे विश्वास करें। हम त भुइयां लेकिन तोहरा बहुत ऊंचा सिंहासन बा, सब जाने ला केकरा चलते ना घरवा में राशन बा। ए साहेब लोग इस तरीके से 1500 किलोमीटर कहाँ तक लोग चले आई। तो जो कोविड का एक दौर था जिस समय ये भोजपुरी का रैप लिखा गया था, और रातों रात पिछले 2-4 दिनों में एक बड़े स्तर पे किस तरीके से वायरल हुआ था। एक इन्होंने कविता भी मैंने, हालांकि तो मैंने बहुत सारी चीज निकाल के रखी थी, बट बातें वैसे ही इतनी सारी हो गई कि मुझे किताब को छूने का ही अब मौका नहीं मिला। लेकिन एक पोयम है इसके अंदर, ये रही, जो पीयूष भाई की है, पीयूष पांडे जी ने की। लेकिन मनोज जी ने इसे कोविड के टाइम पर के पढ़ करके शेयर किया था और वो ऐसे बूम हो गई थी। तो देखते ही देखते ही कविता इस तरह से बूम हुई, और उसको यहाँ पर मैं आपको, छोटी सी है, उसको पढ़ के बताती हूँ। अब सोचिए ये मनोज भाई ने अपनी आवाज दी होगी तो कैसा लगा होगा। विचित्र सा ये वक्त है, अनिष्ट सा संचार है, काल के कपाल पर जवार का एक भार है। घर रहा तो जीत तय वीरता में हार है, अदृश्य ये शत्रु है विकट किंतु औजार है। भोर की प्रतीक्षा में रात अब बेजार है, सचेत रहे तो जीत तय वीरता में हार है। स्पर्श से शूल चुभे प्यार से भी हार है, ये कौन सा दौर है हर और ही संहार है। चिंतित रहा तो जीत तय, उच्छृंखल हुआ तो हार है। घर रहा तो जीत तय वीरता में हार है। ये कविता उन्होंने अपने शब्द पीयूष भाई के उठा करके अपनी आवाज दे करके, ये भी कोविड के टाइम पे एकदम। और जितनी फिल्में यहाँ पर हम जो भी फिल्म उठा करके देख लें वो आर्टिस्टिक फिल्म है। पहली बात तो जुबैदा, भाई साहब, वो राजकुमार का किरदार, महाराज का किरदार, बेनिगल साहब को कितने लोगों ने अपोज किया कि ये कहाँ से लगते हैं आपको राजा महाराजा, वो तो बड़े चार्मिंग होते हैं। सिंपल सा उनका कहना है कि चार्म किस चीज में होता है, जो इतनी बोलती आंखें हैं,
मनोज भाई की आंखें जितनी बोलती हैं, जितना एक्सप्रेसिव वो उनका फेस है, चार्म उसको कहते हैं। सिर्फ गोरापन, अच्छी बिल्ड, जिम में बनाई हुई बॉडी उसको चार्म नहीं कहते हैं। कलाकारी भी तो कोई चीज होती है, वो कहाँ से लाइएगा। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स, जब वासेपुर आई है, अनुराग कश्यप और हमारे मनोज भाई, हंसल मेहता, सौरभ शुक्ला, ये सब एक बड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा क्यूट सा बड़ा सा, मेरा मतलब क्यूट एंड शॉर्ट, एक अच्छा सा ग्रुप। लेकिन वही मैं जैसे बोल रही हूँ कि वो खास दोस्तों के बीच में भी ऐसी ऐसी चीजों से मनमुटाव हो जाते हैं, जो शायद कहते हैं ना, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने कुछ कहा ही नहीं लेकिन आपने कुछ और समझ लिया, उसने कुछ कहा ही नहीं मैंने कुछ और समझ लिया, वैसी वाली बात है। या जिस इंटेंशन से कोई कुछ कर रहा है लेकिन उस आपको वो इंटेंशन समझ में नहीं, आपको कुछ और ही नजर आ रहा है, वैसे वाली चीजों से बहुत सारे डिफरेंसेस हुए, और जो बाद में सॉल्व भी हो गए। लेकिन वो लंबे लंबे समय तक चलते, वो जो कहते हैं ना बार बार कि मेरा एक लंबा सा बुरा समय चला, वो चैप्टर भी है सेपरेट इसमें, वो मैंने जानबूझ करके नहीं, क्योंकि कुछ चीजें आप खुद पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे, कुछ नहीं बहुत कुछ, ये किताब आपको पढ़नी ही चाहिए। हाँ, तो वो जो मैं अनुराग कश्यप और वासेपुर की बात कर रही थी, तो एक फिल्म वैसे ही हुआ काफी टाइम पहले, जो इनके लिए लिखी गई थी, कर रहे हैं करके करते करते नहीं हुई, और वो किसी अलग ही उसमें ट्रिप में हो गई। तो यहाँ पर मनोज भाई को लगा कि यार ये क्या तरीका है, ऐसे थोड़ी होता है, तो अनवांटेडली कनेक्शन कट हो गया, ना ये उन तक पहुंचे ना वो इन तक पहुंचे, और फिर अचानक से एक दिन रात को लेट नाइट अनुराग कश्यप मनोज बाजपेयी जी को फोन करते हैं कि एक फिल्म लिखी है, करेगा क्या। तो उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं पूछा कि कौन सी, क्या ये वो, कहाँ है, तो बोले ऑफिस में हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं आता हूँ, और तू रेडी रहना, और मेरे लिए व्हाइट वाइन मंगा के रखना। बोले तुम विस्की बंद कर दी क्या, मतलब तो बहुत समय हो गया बंद किए हुए। तो ये वहां पहुंचे, इन्होंने आधी दूधी थोड़ी बहुत सुनी और कहा कि भाई तू रख दे स्क्रिप्ट, भाई अपन दारू पीते हैं, टुन्न हुए, और फिर गले मिले और सारे गिले शिकवे दूर हुए, और इस तरह से वासेपुर हमारे पास आज वासेपुर है। यस, क्योंकि वो ये वासेपुर है भैया, यहाँ पर हर कबूतर दूसरे के पंख से अपने आप को बचाता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स, रियल एग्जाम्पल्स इसमें है। हंसल मेहता जी के साथ इस तरह कितना लंबा सारा काम करने के बाद एक लंबे समय की दूरी बनी, किस बात पे, कि जो उनकी जो वाइफ है शबाना जी, वो किसी रेस्टोरेंट में थे बैठे हुए सब लोग, और वो कुछ तो भी बात हुई थर्ड पर्सन की, और उन्होंने इनका साथ देने की बजाय किसी और का साथ दे दिया। बस इसी बात पे वो पिनक गए और बात करना बंद कर दिया। मतलब इन्हें ऐसा लगा था कि हंसल जी को इनका साथ देना चाहिए था, उसका साथ कैसे दे दिया, और इसी वजह से काफी लंबे समय तक बातचीत बंद हो गई। फिर नई शुरुआत हुई। ऐसे बहुत सारे इस किताब में आपको रियल इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर कोई नहीं करता। मेरे सामने बहुत किताबें हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जो हम देखते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, बट इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से एज इट इज क्यों, जरूरत ही नहीं है रखने की। लेकिन वही बात है कि मेरे पास यदि ऐसी कोई चीजें हैं जिससे आपको मैं कुछ सिखा सकती हूँ, तो मुझे स्कूल, इंस्टीट्यूट इसी को कहते हैं। तो ये किताब पीयूष भाई की आप पढ़िए, मंगाइए, मनोज सर की जर्नी को पढ़ करके उससे बहुत सारी सीख लीजिए, और अपने जीवन में उसे उतारिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और एक बहुत अच्छे, मैंने बहुत सारे पन्ने यहाँ पे ना मार्क करके रखे हैं, लेकिन मैं खोलना इसलिए नहीं चाह रही क्योंकि उनके बारे में हम वैसे ही बहुत सारी बात कर लेते हैं। एक रचनात्मक कलाकार के पास जिस दिन कुछ नया पाने को नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं हमारे मनोज सर का एक बहुत ही रिपीट वाला डायलॉग है, जो वही हमने मतलब बहुत सारी जगहों पे सुना है। जो भी कुछ पाने की आपकी जिद है, जो भूख है, वो बरकरार रहनी चाहिए, हाँ, तभी आप जो जिद है उसको पा सकते हैं। अदरवाइज तो फिर अगर कीड़े ने काटना बंद ही कर दिया, फिर तो आप कहीं खत्म हो पहुंचेंगे गई, ही नहीं। डेड एंड है। एक बहुत अच्छी यहाँ मैंने लाइन मार्क करके रखी, वो तो मैं आपको बता ही देती हूँ, जो कि अनुराग और मनोज के बीच के शीत युद्ध के विषय में पढ़ते विचारते हुए पीयूष भाई के मन में आया था। तो ख्याल यह आया था कि रचनात्मक लोगों का संवेदनशील होना एक प्राथमिक शर्त है, लेकिन क्या संवेदनशील होना ही संबंध टूटने की प्राथमिक वजह बन जाता है? एक सवाल है जो बार बार उनके जहन में आया जब वो ये सब इस किताब को लिखने के लिए इंटरव्यूज और रिसर्च कर रहे थे। एक छोटा सा शेर यहाँ पर, हाँ कभी मनभेद और मतभेद हो तो बशीर बद्र को
याद रखना चाहिए। और शेर ये कहता है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम फिर दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। तो ये तो सच्चाई है कि जब आप दोस्त हैं और दोस्ती के समय में आपने जितने भी धमाल वक़्त साझा किए हों और उस धमाल में अच्छे धमाल और बुरे धमाल दोनों ही हो सकते हैं, तो उन धमाल लम्हों को आपस में ही सहेज करके रखें। दोस्ती ना रहने पर उसका फ़ायदा ना उठाएँ या उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। वो होती है रियल दोस्ती कि जब आप दोबारा मिलें जीवन में किसी मोड़ पर, तो एक-दूसरे की नज़रों में नज़रें डाल कर के बात कर सकें, हाय हेलो कर सकें, वो गुंजाइश बनी रहनी चाहिए, ना कि एक-दूसरे से रास्ता काटना पड़े, ऐसी स्थिति बन जाए। तो दुश्मनी करो ज़ोरदार तरीके से, लेकिन वो गुंजाइश बरकरार रखना कि जब भी मिलो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। इतनी बेहतरीन तरीके से अपनी जीवन यात्रा को यहाँ पर उन्होंने शेयर किया है और जो शब्द आपने और कंपाइलेशन आपने किया है पीयूष भाई, कमाल है। थैंक यू सो मच। इन सभी जीवन के लेसन्स को, लम्हों को इस किताब के रूप में हमें साझा करने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, इस तरह की किताबें और इस तरह की जर्नी हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अ, किसी वेद पुराण से कम नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। तो अगर आपको अच्छा और बुरा जो भी यहीं पे भोगना है, तो फिर उस हिसाब से पढ़ाई-लिखाई भी कर लो और ये वही पढ़ाई-लिखाई है भाई। तो कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट? ये हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मनोज भाई की नई फ़िल्म गवर्नर, तो वो देखिएगा और उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है हमें, जिन्हें नहीं पता है कि गवर्नर पोस्ट होती क्या है, आरबीआई की ड्यूटीज़ होती क्या हैं। रियल मायने में हम कहाँ हैं, हमारा देश कहाँ है और इसमें आरबीआई और गवर्नर का क्या योगदान होता है। बहुत सारे हिडन हीरोज़ होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। बिल्कुल। ये वैसी एक कहानी। तो ये किताब पढ़िए, फ़िल्म देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर ये बताइए कि आपको ये चर्चा परिचर्चा कैसी लगी? कैसी लगी और आपको आपकी पसंदीदा फ़िल्म कौन-सी है मनोज बाजपेयी जी की? एग्ज़ैक्टली। और उनकी सबसे पसंदीदा कौन-सी फ़िल्म का कौन-सा संवाद आपको अच्छा लगता है? आपका पसंदीदा क्या है? वो आप हमें बता सकते हैं। और मैं चलते-चलते अभी आप अपनी बात को विराम देते हुए बशीर बद्र साहब का एक शेर पढ़ा है आपने, तो मुझे लगता है इस चर्चा पर चर्चा को यहाँ पे विराम देने के लिए इससे अच्छा कोई शेर नहीं हो सकता कि कहाँ आँसुओं की सौगात होगी, हुँ, कहाँ आँसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी और हुँ, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, वाह! किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। क्या बात है। तो आज के लिए हम यहीं विराम देते हैं और आप हमारे सभी पेजेस से जुड़े रहिए और पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अगले संडे। तब तक के लिए हर हर महादेव। नमस्कार।